राजनीति में कब कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए और कब कौन अर्श से फर्श पर गिर जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ यही कहानी कांग्रेस के साथ भी हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा तो इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ उसने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे झटकों के बाद अब कांग्रेस को अपने ही सहयोगियों से खुलकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और मानो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की एकता और अखंडता खतरे में आ गई हो। आपको याद दिलाता हूं कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पर एक तंज कसा था। उस तंज में कहा गया कि अति आत्मविश्वासी होना कई बार घातक होता है और इसकी उन लोगों ने कांग्रेस को सीख दे डाली थी। और अब यही कहानी यूपी और महाराष्ट्र होते हुए झारखंड तक आ गई है। कैसे झारखंड में राजद सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, कैसे सपा वहां बिना कांग्रेस को गुड फेथ में लिए हुए 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और कैसे जेएमएम कांग्रेस को अब सीट शेयरिंग में अपना छोटा भाई बता रही है। इन तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही और अब दूसरे राज्यों में इस हार के बाद कुछ अलग ही नतीजे दिख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की भाजपा से टक्कर है तो दूसरी तरफ गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल की कांग्रेस के लिए मुश्किल बताती। जब विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक में ज्यादा तालमेल और एकजुटता दिखाने की जरूरत को साझा किया तब झारखंड में सीट बंटवारे के सवाल पर उनमें बिखराव दिख रहा है। आलम यह है कि गठबंधन का पुराना सहयोगी दल आरजेडी अब साफ शब्दों में कह रहा है कि उसके पास सभी विकल्प खुले हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की स्थिति भी झारखंड में भले बहुत प्रभावशाली ना हो, उसे राज्य की राजनीति में अब तक कोई बहुत ज्यादा सीट या मत प्रतिशत हासिल ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से बार्गेन कर रहा है। झारखंड की राजनीति में आदिवासी और क्षेत्रीय दलों का दबदबा होने की वजह से सपा का प्रभाव सीमित ही रहा है। बावजूद इसके सपा सीट शेयरिंग का दबाव बना रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 का अगर मैं जिक्र करूं तो समाजवादी पार्टी के कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन उनकी चुनावी सफलता सीमित रही। हालांकि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी दोनों चुनाव में जरूरत के हिसाब से भी वोट हासिल नहीं कर सके और उनका वोट प्रतिशत बहुत कम रहा। 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। पूरे राज्य में समाजवादी पार्टी को महज 0.3% वोट ही हासिल हो चुके। इसका मतलब यह था कि समाजवादी पार्टी को पूरे चुनाव में राज्य के मतदाताओं से समर्थन न के बराबर मिला। सबसे ज्यादा प्रत्याशी को भी महज 5000 ही वोट मिल पाए। पूरे चुनाव में कोई भी प्रत्याशी जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। यही हाल 2019 के भी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए रहा। इन चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगभग 10 से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इस बार भी सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा और राज्य में उसका कुल वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा। ज्यादातर प्रत्याशियों को इस बार भी 1000 से 5000 के बीच ही वोट मिले और कोई भी प्रत्याशी जीत के आसपास भी नहीं पहुंच सका। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि सपा को झारखंड में बड़े दलों के मुकाबले ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। सीटों के आधार पर मत संख्या में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि सपा के उम्मीदवारों का प्रदर्शन दोनों ही चुनाव में बेहद कमजोर ही रहा है। तो फिर समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ने के लिए इतना आतुर क्यों है? क्यों वो वहां पर उत्साहित है? इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि असल में जिस पीडीए के बैनर तले समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़कर लोकसभा के चुनाव में जीत का एक नया कीर्तिमान बनाया, वो उसके लिए झारखंड में भी हिट हो सकता है और यही उम्मीद समाजवादी पार्टी को झारखंड में चुनाव लड़ा रही है। इसीलिए सपा वहां अपना डंका पीट रही है। सबसे पहले बात ओबीसी की, तो झारखंड में यादव समुदाय की राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ विधानसभा इलाकों में इनकी मौजूदगी ठीक ठाक है।
यादव समुदाय राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का हिस्सा है, जो झारखंड में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। हालांकि राज्य की राजनीति में आदिवासी और दलित समुदाय का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि झारखंड का गठन ही विशेष रूप से आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। यादव समुदाय की प्रमुखता वाली जो विधानसभा की सीटें हैं, उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग जैसे इलाके शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरी और पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों में भी यादव वोट निर्णायक होते हैं, खासकर तब जब क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां ओबीसी वोटों को साधने के लिए पूरे प्रयास करती हैं। हालांकि यादव समुदाय राज्य की राजनीति में आदिवासी समुदाय के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में उतने प्रभावी नहीं होते। फिर भी अगर पार्टियां जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, तो यादव समुदाय का समर्थन कुछ एक सीटों पर परिणाम बदलने में भी सार्थक साबित होता है। पीडीए में दूसरा वोट बैंक है मुसलमान, जिन पर समाजवादी पार्टी का झारखंड में फोकस है। झारखंड में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन राज्य में कोई भी ऐसी सीट नहीं जो पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल हो। मुस्लिम समुदाय का राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 14 से 15% का हिस्सा है और यह समुदाय कुछ एक क्षेत्रों में चुनावी रूप से प्रभावी भूमिका निभाता है। साहिबगंज जिले की राजमहल सीट हो, देवघर जिले की सारठ, पूर्वी सिंहभूमि जिले की जमशेदपुर पश्चिम, जामताड़ा की महगमा, पाकुड़, रामगढ़ और लोहरगदा, ये सभी सीटें मुस्लिम मतदाताओं के इलाकों में आती हैं और यहां पर मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं, खासकर तब जब मुकाबला करीबी होता है। मुस्लिम समुदाय एकजुटता दिखाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी जितनी आसानी के साथ वहां मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन को एग्जीक्यूट करना चाहती है, वो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। झारखंड में पहले से ही लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड शिकार का घात लगाए बैठी है। झारखंड में राजद और जदयू का प्रभाव है। ये दोनों पार्टियां बिहार की प्रमुख पार्टियों में से हैं। क्योंकि झारखंड बिहार का ही हिस्सा रहा है, उसी से विभाजित होकर बना है, इसलिए इन पार्टियों का झारखंड में भी अपना इतिहास है, अपना अस्तित्व है। लेकिन यह भी सच्ची बात है कि वो राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने में विफल ही रही है। सबसे पहले बात राजद की करते हैं तो राजद का झारखंड के कुछ एक इलाकों में ही प्रभाव है, खासकर सीमावर्ती जिलों में जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा और दुमका, जहां पर यादव समुदाय और अन्य पिछड़ी जातियों में ओबीसी की जनसंख्या अच्छी है। राजद ने कई बार विधानसभा चुनाव में यहां पर हिस्सा लिया, अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसे भी आज तक कोई बहुत बड़ी सफलता यहां पर हाथ नहीं लगी है। राजद झारखंड में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा लिया। इसमें उसने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट देवघर जिले की सारठ पर अपनी जीत दर्ज की। वही बात अगर जदयू की करें तो जदयू में भी झारखंड में उसकी स्थिति, उसका प्रभाव बेहद सीमित है। पार्टी ने झारखंड के चुनाव में कई बार प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। जदयू का बड़ा जनाधार बिहार तक ही सीमित रहा है और झारखंड में इसके उम्मीदवार हमेशा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन करते ही दिखते हैं। हालांकि जदयू की उपस्थिति बिहार से जुड़ी जातिगत राजनीति में दिखती है। झारखंड में कुर्मी और कोयरी जातियों पर जदयू का प्रभाव नजर आता है। हालांकि राज्य में राजद का प्रभाव जदयू की प्रभाव में थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां राज्य की राजनीति में अपेक्षाकृत कमजोर ही हैं। झारखंड की राजनीति पर क्षेत्रीय दलों जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब सपा का वहां कोई सियासी वजूद है नहीं, तो फिर सपा क्यों और किसके लिए सीट बंटवारे को लेकर इतना उड़ रही है और इतना दबाव बना रही है? असल में इसके पीछे की जो वजह है वो है राजद और जदयू का झारखंड में कमजोर होना। समाजवादी पार्टी इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है और झारखंड में एक विकल्प के तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहती है।
लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब सपा को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए कई राज्यों में समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव में पांव खींचने के बाद सपा ने जम्मू कश्मीर में 20 प्रत्याशी उतार दिए थे और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी सपा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और वो राज्य की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। सपा ने चुनाव में बेहतर कामकाज के लिए पूर्व मंत्री और पार्टी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यास जी गोंड को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया था। झारखंड में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशवर यादव उर्फ रंजन यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में मिली जीत का प्रभाव इससे सटे हुए झारखंड के जिलों पर भी दिखेगा और इसीलिए हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी झारखंड में जिन 11 सीटों को मांग रही है उनमें पांकी, मनिका, लातेहार, पलामू, विश्रामपुर, गढ़वा, भवनाथपुर, छतरपुर, बोकारो और रांची शहर की विधानसभा सीटें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी इन पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है और अखिलेश यादव भी इसको लेकर प्रोएक्टिव हैं। महाराष्ट्र के बाद बहुत जल्द ही झारखंड में भी अखिलेश यादव अपनी जनसभाएं कर सकते हैं और अखिलेश यादव वहां पर खेला करने पहुंचने वाले हैं। हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के समय किस तरह की सियासी गहमागहमी देखने को मिली ये सबके सामने रहा। हालांकि अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन झारखंड में अखिलेश यादव का जाना, 11 सीटों पर चुनाव लड़ना, क्या झारखंड में भी कोई नए सियासी तस्वीरों को जन्म दे रहा है? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि जो लोग हमें किसी काबिल नहीं समझते उन्हें यह बात समझनी होगी। अखिलेश यादव भी अब अपनी चीजों को बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं होती। यानी अखिलेश यादव अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और झारखंड में समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत सियासी पिच बनाना चाहते हैं और उस पर बल्लेबाजी करना उतरना चाहते हैं। अखिलेश का झारखंड में जाना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पर 2 चरणों में चुनाव है और इन दोनों ही चरणों के चुनावों के बाद अखिलेश की एग्जैक्ट आइडेंटिटी हरियाणा में क्या है ये पता चलेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। आप किन विषयों पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते।